ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बेहद मूसलाधार बरसात और आंधी में भी बड़े आराम से गाड़ी चलाता हुआ ध्रुव हाईवे पर शहर की ओर चला जा रहा था। घना अंधेरा था, कुछ भी दिखना मुश्किल था। ध्रुव बस सोच रहा था कि कैसे इस हालत से निकलकर जल्द से जल्द घर पहुंचेगा, जब अचानक ध्रुव की आंखें बिल्कुल अपनी खिड़की पर अटक सी गई। उसके सामने बिना कुछ किए, बिना उसके बटन को दबाए ही खिड़की का कांच अपने आप खुलता जा रहा था। जरूर लॉक में पानी गया होगा। यह सोचकर फिर से ध्रुव को लगा कि क्या बेवकूफी भरी बातें हैं ये। उसने तुरंत कांच वापस चढ़ाए और गाड़ी चलाता रहा। हर वो पल जो गाड़ी को चला रहा था वो घर के पास और खतरे से दूर जाता जा रहा था। ध्रुव ने गाड़ी कुछ ही आगे बढ़ाई थी जब इस बार ड्राइविंग सीट के दूसरी ओर वाला शीशा अपने आप नीचे होने लगा। ध्रुव बुरी तरह से चिढ़ रहा था। उसने उस शीशे को वापस चढ़ाया और गाड़ी चलाता ही रहा। लेकिन बरसात और तूफान तो जैसे हर गुजरते पल के साथ बढ़ते ही चले जा रहे थे। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद इस बार आगे नहीं, पीछे की दोनों खिड़कियों के शीशे खुलने लगे और ध्रुव बस देखता ही रह गया। और उसके बाद दोनों शीशे ऊपर चढ़ाए और ध्रुव की गाड़ी की रफ्तार इस वक्त तकरीबन कुछ 100 के ऊपर ही थी। ध्रुव का दिमाग खराब हो रहा था कि ऐसी खराब हालत में आ गई है गाड़ी कि अब इसके शीशे भी परेशान करने लगे हैं। ध्रुव गाड़ी बढ़ाते हुए आखिरकार शहर के अंदर एक सिग्नल पर रुका। गाड़ी का इंजन ऑन ही था और ध्रुव का ध्यान ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर से आती एक आवाज की ओर गया। ध्रुव की आंखों के सामने सीट पहले पीछे खिसकी और फिर धीमे धीमे बिस्तर की तरह सीधी होने लगी। ध्रुव की आंखें फैलती चली गई। रगों में बहता खून जमने सा लगा था। ध्रुव गाड़ी से उतरा और सीधे घर की ओर उसी मूसलाधार बरसात और तूफान में दौड़ा और जाकर चौराहे के लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा था। उस झिरझिर गिरती बरसात में बूंदे रोशनी में चमक के सुनहरे मोती जैसे लग रहे थे। लेकिन इस खूबसूरती को देख पाना इस वक्त ध्रुव के हाल में नहीं था। वो लैंप पोस्ट के पास खड़ा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे चारों ओर नजर रखनी थी कि कहीं कोई कहीं से आ तो नहीं रहा है। और इसी हाल में ध्रुव का फोन बजा। उसने मोबाइल जेब से निकालकर देखा भर तो घबराहट से उसकी जान ही निकल गई। और घबराहट के मारे जितनी देर में ध्रुव फोन उठाता उतनी देर में ही फोन में पानी चले जाने की वजह से वो बंद पड़ गया और अब सिर्फ एक ही चारा था ध्रुव के पास। वो बड़े ध्यान से देखने लगा कि कहीं कोई आस पास है या नहीं। तो उसने देखा सामने उस पीली सुनहरी रोशनी में एक परछाई दिखाई दे रही थी। ध्रुव ने उसे देखा और अपना दायां हाथ उठाया तो देखा कि उस परछाई का दायां हाथ भी उठा। ध्रुव जरा सा धीमे से दाईं ओर झुका
तो वो भी वैसे ही झुका। दोबारा ध्रुव ने बाईं ओर सर झुकाया तो उस परछाई ने भी उधर ही मुड़ना बेहतर समझा और बिल्कुल ध्रुव के साथ साथ वो परछाई इस वक्त मंडरा रही थी। करता भी तो क्या, वहां से सर पे पैर रखकर भागा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बची खुची हिम्मत ने भी उसे मौत ही नाचती हुई दिखाई, क्योंकि वो साया भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, भागते भागते। ध्रुव आखिरकार अपने घर पहुंच ही गया और पलटकर देखा तो वो साया नहीं था कहीं भी। ध्रुव ने एक राहत की सांस ली और सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके आखिर में जाकर एक खिड़की पर खड़ा हो गया, जहां से उसे बाहर साफ दिखाई दे रहा था और नीचे कुछ भी नहीं था। पूरी तरह सुकून की सांस भर करके ध्रुव ने बस पर्दा खींचा था खिड़की का कि ऐसी एक आवाज सुनकर ध्रुव पलटा और देखा तो बाहर कोई नहीं था। इधर उधर ढंग से दोबारा झांक के खिड़की की कुंडियां ठीक से लगाकर ध्रुव चुपचाप सांस तक धीमी करके सोफे पर बैठ गया और बैठे बैठे सामने उसकी नजर गई तो उसने जो देखा उसने उसके होंठ उस बरसात में भी इतना भीगने के बावजूद सुखा दिए। बंद टीवी के शीशे में ध्रुव को अपने ठीक पीछे कोई दिखाई दिया। ध्रुव तुरंत एक झटके से पलटा और देखा तो एक राहत की सांस आई उसे। पीछे कुछ नहीं था। ध्रुव को भी लगा कि इतनी देर जो सब हो रहा था इसकी वजह से शायद उसे ऐसे वहम हो रहे थे और कुछ देर आंखें बंद करके सोफे पर सर आराम से रखकर बैठा रहा और फिर दोबारा आंख खोल के टीवी की ओर देखा तो वो अभी भी ध्रुव के ठीक पीछे खड़ा था और धीमे धीमे नीचे ध्रुव के कंधों पर झुक रहा था। मुस्कुराता हुआ झुकते झुकते वो ध्रुव के कंधे तक आया और धीमे से उसने फूंक मारी तो ध्रुव को अपने कंधे पर एक सर्द हवा का झोंका सा महसूस हुआ, जिसने उसके बदन को वो डरावना एहसास दिया जिससे लगा कि शायद अभी वो चींटियों के एक अंबार पर था, जहां से चींटियां ध्रुव के बदन पर पैरों से चढ़ती चढ़ती सर तक न सिर्फ आए जा रही थी बल्कि काट भी रही थी। इसी बुरी हालत में अचानक ध्रुव तड़पने लगा, छटपटाने लगा, क्योंकि पीछे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन किसी ने ध्रुव का गला पकड़ के उसका दम घोंटकर उसे मारने की कोशिश शुरू कर दी थी। ध्रुव बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसका हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था जब उसने दिमाग लगाया और बचने के लिए उल्टी तरफ नहीं बल्कि उसी तरफ खुद को धक्का दिया जिस तरफ से लगा था कि हाथ आए थे और सोफे समेत पीछे की तरफ गिरते ही गले पर से दबाव छूट गया। ध्रुव अपनी गर्दन को खड़े होकर संभाल ही रहा था जब खिड़की के कांच को तोड़ते हुए अंदर आकर कुछ गिरा, जिस पर नजर गई तो ध्रुव के होश उड़ गए। उसके सामने उसकी कार की चाबी पड़ी थी जो वो सड़क पर छोड़कर आया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। ध्रुव ने चाबी उठाई और नीचे भागकर दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े होकर उसे एक और झटका लगा। ध्रुव की कार ठीक सामने खड़ी थी और अपनी गाड़ी को देखते ही थोड़ी दूरी पर ही
बिल्डिंग का गेट था। वॉचमैन पास ही बैठा था। ध्रुव इधर उधर देखते हुए उसके पास जाकर बैठ गया और ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगा। बारिश तो जैसे आज ही पूरे साल की हो रही थी। पानी जगह जगह भरता जा रहा था। नीचे बैठे बैठे जब ध्रुव और वो सिक्योरिटी वाला बातें कर रहे थे तो सिक्योरिटी वाले ने देखा कि पीछे से आती सीढ़ियों से पानी बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। ये देखकर उसने कहा, सर आप बैठिए, मैं जरा छत का दरवाजा बंद करके आता हूं, लगता है छत का दरवाजा खुला है। गार्ड ऊपर की छत की ओर भागा तो यहां सीढ़ियों के पास बैठे बैठे ध्रुव की हालत खराब हो रही थी डर के मारे। कभी दाएं देखता तो कभी बाएं, कभी लगता कि कोई आस पास ही है तो कभी लगता किसी की सांसों की आवाजें वहां गूंज रही हो। ध्रुव बैठे बैठे अपने हर फरिश्ते को याद ही कर रहा था जब एक भयानक आवाज से ध्रुव घबरा कर पलटा तो उसने देखा कि उसके सामने थोड़ा आगे ही बिल्डिंग के सामने आकर छत से कुछ बहुत भारी सा गिरा। ध्रुव जानता था ये क्या था। उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उससे उसकी ओर बढ़ा तो नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे कुछ था जो उसे उस ओर खींच रहा था। ध्रुव धीरे धीरे उस ओर बढ़ता गया और आखिरकार उसने देखा कि वहां जो छत से आकर गिरा था वो कुछ और नहीं, वही सिक्योरिटी गार्ड था। ध्रुव एकदम ही अचानक जैसे बेहोशी से होश में आया। उसे तुरंत जगाने की कोशिश करता हुआ ध्रुव बोला, अरे भाई, ओ भाई उठो, आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो, हेलो। वापस उस सिक्योरिटी गार्ड की टेबल तक दौड़ पड़ा पानी की बोतल लेने और पानी की बोतल उठाकर वापस जमीन पर पड़े सिक्योरिटी गार्ड तक जाने को मुड़ा ही था जब सीढ़ियों से उतरते हुए किसी ने कहा, अरे सर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? ध्रुव बोलता हुआ ही पलटा, अरे वो सिक्योरिटी गार्ड छत से नीचे गिर। लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि सीढ़ियों पर ध्रुव के सामने ध्रुव को ऐसी परेशान हालत में देखता हुआ वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। ध्रुव के हाथ से तो बोतल छूट कर गिर गई। उसका हाल देखकर सिक्योरिटी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आया और ध्रुव को संभाल कर बैठाया और उसे पानी वानी पिलाया ही था जब बिल्डिंग के बड़े से लोहे के गेट पर किसी ने खटखटाया। सिक्योरिटी गार्ड छाता पकड़े हुए गेट तक गया और गेट जरा सा खोलकर किसी से उसने थोड़ी देर बात की। साफ समझ आ रहा था कि उधर भी छाता लिए बाहर कोई खड़ा था। बूंदों की पिट-पिट छातों पर साफ सुनाई दे रही थी और फिर 2 मिनट के बाद ही वापस आकर सिक्योरिटी गार्ड बोला, अरे सर आपके दोस्त सौरभ सर आपके लिए ये दे कर गए हैं। हमने कहा कि आप खुद ही मिलकर दे दीजिए तो बोले नहीं, आज एक सरप्राइज गिफ्ट आपने दिया है तो एक वो भी दे के रहेंगे। ध्रुव की आंखें ये सुनकर फैलती चली गई। ये हो ही नहीं सकता था। सौरभ कैसे यहां आ सकता था? उसे तो अभी 1 घंटे पहले चाकुओं से गोद गोद कर ध्रुव ने खुद ही मार डाला था। सौरभ और ध्रुव दोनों कॉलेज के वक्त के बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने लोन लेकर एक छोटा सा बिजनेस सेट किया जो कि बहुत चल पड़ा। पैसे कमाए, इज्जत कमाई और कंपनी आगे बढ़ी। लेकिन दोनों दोस्तों के बीच सदियों पुरानी एक वजह आ गई फूट की, लड़की। सौरभ की शादी को
2 साल ही हुए थे अभी। ध्रुव ने शादी कभी की नहीं और न ही वो ईमानदारी से शादी निभा सकता था, और यहां भी यही हुआ। सौरभ कहीं काम से बाहर जाने का बहाना करके निकला और पीछे से ध्रुव पहुंच गया और पकड़ा गया। सौरभ ने पार्टनरशिप तोड़कर, उससे अलग होकर सबको उन दोनों की असलियत दिखाने की धमकी दी, तो दोनों में जमकर हाथापाई हुई। ध्रुव ने सौरभ को मार डाला और उसकी लाश के पैर में पत्थर बांधकर नदी की तलहटी में फेंककर घर की ओर आ रहा था जब बरसात में इतना सब कुछ होना शुरू हुआ था। इसलिए तो ध्रुव को यकीन नहीं हो पा रहा था कि सौरभ आया तो आया कैसे। ध्रुव ने पैकेट खोला तो उसमें वही चाकू था जिससे ध्रुव ने सौरभ को मारा था, और एक कपड़ा उसके हैंडल पर बंधा हुआ था। वो कपड़ा देखकर ध्रुव को बहुत ही अजीब सा एहसास होने लगा। खून से सना हुआ वो कपड़ा बहुत जाना पहचाना सा था। ये रुमाल तो वही रुमाल था जिसे सौरभ के मुंह में ठूंस कर उसे ब्रिज से नीचे फेंका था ध्रुव ने। ध्रुव को अब पूरी तरह सब कुछ याद आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। घबराहट तो बहुत थी, लेकिन पसीना एक बूंद नहीं था माथे पर। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था ध्रुव को, जैसे जो ठंडी हवा अभी तक लग रही थी वो अब बदन से टकरा नहीं रही थी, आर पार जा रही थी, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि ध्रुव जब पैर में पत्थर बांधकर सौरभ की लाश को नदी की तलहटी में फेंक कर पलटा तो पुल से नीचे लाश के पानी में गिरने की कोई आवाज नहीं आई थी। शायद सौरभ जिंदा है और जानबूझकर ऐसा कर रहा है ध्रुव के साथ। उसने तुरंत पॉकेट में पड़ी चाबियां निकाली। ध्रुव दौड़ा दौड़ा घर में गया और फर्श पर पड़ी गाड़ी की चाबियों को लेकर वहां से निकला और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर गाड़ी चलाता हुआ उस पुल तक गया जहां से उसने सौरभ को नीचे फेंका था। सोचने वाली बात यह है कि इस बार गाड़ी में उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। गाड़ी पुल के एक तरफ लगाकर ध्रुव ने पुल से नीचे नदी में झांकने की कोशिश की कि ठीक तभी उसकी गाड़ी का हॉर्न बहुत जोर से बजा। ध्रुव ये देखने को पलटा ही था कि किसी ने ब्रिज के नदी वाले हिस्से से ध्रुव की गर्दन को पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। ध्रुव के शरीर का आधा हिस्सा ब्रिज के इस तरफ सड़क पर और आधा हिस्सा नदी की तरफ था, और तभी उसके कानों में एक आवाज ने ठीक पीछे से कहा, भाई कहता था ना मुझे तू, चल भाई, साथ बहुत जी लिया, मुझे तो मार दिया, अब मरने की बारी तेरी है। सौरभ तो आजाद हो चुका था अपना बदला लेकर, लेकिन इस बिल्डिंग में ध्रुव की आत्मा शायद अटक गई थी। इतना सब कुछ बताकर सिक्योरिटी गार्ड घोष बाबू और उनकी डरी हुई बीवी को फ्लैट का दरवाजा बंद करते हुए बोला, अब भी ये फ्लैट लेना चाहते हैं क्या आप? यहां पिछले 2 साल में 15 परिवारों ने रहने की कोशिश की है, लेकिन 2 हफ्तों से ज्यादा कोई नहीं टिका। घोष बाबू ने हंसकर कहा, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, हम तो यहीं रहने आएंगे। आप अगर दूसरा ऐसा ही अच्छा फ्लैट इसी बजट में दिलवा दें तो फिर हम ये ना लें। हां? सिक्योरिटी गार्ड ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सोच कर बैठा था कि 1-2 हफ्ते के बाद
जब ये यहां से भागेंगे तब इनको जवाब देगा, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला क्योंकि घोष बाबू वहां रहने आए ही नहीं। उनकी गाड़ी का वापस जाते वक्त बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।